नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डी कोड में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम उन खबरों को सुलझाते हैं जो हमारे राष्ट्र, हमारे जीवन और हमारे भविष्य को आकार देती है। आज सबसे पहले हम रशिया पर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले को आपके लिए डिकोड करेंगे। पूरी दुनिया इस हमले पर हैरान है। यूक्रेन के 40,000 रुपए के ड्रोन ने रशिया के हजारों करोड़ रुपए के विमान नष्ट कर दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में इस हमले ने यह भी बता दिया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का आज भी कोई जवाब नहीं है। आज इस हमले के सारे डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। यह हमला कैसे अपने आप में बिल्कुल नई तरीके से किया गया है और इस हमले से हम क्या सीख सकते हैं, आज आपको बताएंगे। इस हमले में रशिया के एक ही दिन में 41 विमान नष्ट हो गए। 41 विमान एक दिन में। लेकिन हमारे देश में एक पूरी की पूरी लॉबी अपनी पूरी ताकत ये पता लगाने में लगा रही है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 विमान गिराए थे या नहीं। और अब इसी मुद्दे पर भारत में राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस युद्ध की सारी जानकारी देने के लिए सरकार को संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। एक ऐसी स्थिति है जो ना तो रशिया की सरकार के सामने है, ना युद्ध में हार चुके पाकिस्तान की सरकार के सामने है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भारत को यह युद्ध जीतकर भी देश के अंदर और बाहर दोनों जगह जवाब देना पड़ रहा है। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि हार और जीत में संयम बनाए रखना कितना जरूरी है। और आज हम आपको इस संयम के 2 चेहरे दिखाएंगे। एक हैं डी गुकेश, जिन्होंने शतरंज में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर इस जीत को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार किया। और दूसरे हैं श्रेयस अय्यर, जिनकी टीम पंजाब किंग्स 11 ने बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों से सजी मुंबई इंडियंस को आईपीएल में हरा दिया। लेकिन सबसे पहले हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि कोई भी किला बाहर से नहीं बल्कि अंदर बैठे गद्दारों से ढहता है। और आज रशिया के साथ भी यही हुआ है। 1 जून को यूक्रेन ने रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें रशिया के 4 एयरबेसेस और 41 विमानों को निशाना बनाया गया। पहली बार ऐसा हुआ है जब यूक्रेन के ड्रोन्स रशिया में इतना अंदर तक घुस आए, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो यूक्रेन ने रशिया के 4 एयरबेसेस पर ड्रोन हमले किए, जिनमें एक एयरबेस यूक्रेन की सीमा से 4,300 किलोमीटर दूर है, दूसरा 1,800 किलोमीटर दूर है, तीसरा 800 किलोमीटर दूर है और चौथा एयरबेस जो है वो 520 किलोमीटर दूर है। अगर यूक्रेन के आधे दावे भी सही हैं तो यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का पहला ऐसा हमला होगा जब किसी देश ने अपनी सीमा से 4,000 किलोमीटर अंदर किसी एयरबेस की हवाई पट्टी और वहां खड़े विमानों को नष्ट किया है। देखिए, ये आप नक्शा दोबारा से देखिए और इस नक्शे से आप ये समझ पाएंगे कि यूक्रेन छोटा सा देश, उसने कितना अंदर तक जाकर रशिया में यह हमला किया है। रशिया और पूरी दुनिया खुद हैरान है। एक हमला 1,800 किलोमीटर अंदर, एक 800 किलोमीटर, एक 520 किलोमीटर और एक हमला तो लगभग 4,500 किलोमीटर अंदर जाकर रशिया में उन्होंने किया है। Полиция не знает даже, что это сейчас взорвалось. पूरी दुनिया को लग रहा है कि यह हमला रशिया की वायुसेना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम की एक बहुत बड़ी हार है। लेकिन सच यह है कि रशिया इस युद्ध में यूक्रेन के फ्रंट पर नहीं बल्कि उस हाफ फ्रंट पर हारा है जो उसी के देश में मौजूद है। आपको याद होगा, हमारे अपने देश में भी अक्सर इस हाफ फ्रंट के खतरे को लेकर काफी चिंता जताई जाती है। ये हाफ फ्रंट, ये आधा मोर्चा क्या है? ये हमारे अपने देश के लोग होते हैं जो गद्दारी करते हैं। और इसीलिए आज रशिया पर हुए इस हमले से आप ये समझ सकते हैं कि ये आधा मोर्चा यानी हाफ फ्रंट किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, एक जीतते हुए देश को हरा सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है
कि ये एक एयर स्ट्राइक थी जिससे यूक्रेन ने अपने देश से ही रशिया के एयर बेसिस पर ड्रोन हमले किए और रशिया के विमानों को नष्ट कर दिया। लेकिन सच ये है कि ये हमला पारंपरिक तरीकों से हुआ ही नहीं। यूक्रेन के मुताबिक उसने 117 कॉम्बैट ड्रोन्स की एक यूनिट बनाई जिन्हें सबसे पहले तस्करी के जरिए रशिया में उन एयर बेसिस के पास तक पहुंचाया गया जिन पर हमला होना था। और इस तस्करी के लिए ऐसे ट्रकों का इस्तेमाल हुआ जो खाने पीने या रोजमर्रा के सामान को यूक्रेन की सीमा से रशिया में लेकर आते हैं। ऐसे ट्रकों का इस्तेमाल हुआ जिन पर कोई शक नहीं कर सकता। रशिया को शक ना हो इसके लिए लकड़ी के ऐसे बॉक्स या लकड़ी के ऐसे केबिन्स बनाए गए इन ट्रकों में जिनमें इन कॉम्बैट ड्रोन्स को छिपाकर रखा गया। और इन ड्रोन्स को लेकर ये सारे ट्रक रशिया की सीमा में दाखिल हुए और यहां से अपने अपने टारगेट्स की तरफ ये चलते चले गए। ये देखिए कैसे कैसे ये ट्रक रशिया में अंदर घुसे हैं। पूरा हमला इन ट्रकों के जरिए किया गया है। नए तरीके की रणनीति अपनाई गई है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रशिया को शक है कि अगर ये ट्रक यूक्रेन से उसकी सीमा में 500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक अंदर आ गए तो जरूर इन ट्रकों की मदद रशिया में ही किसी ने की होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि अंदर कोई गद्दार बैठा ना हो, यानी वही हाफ फ्रंट जो रशिया में रहकर रशिया के ही खिलाफ काम कर रहा है। यूक्रेन ने रशिया में साइबेरिया के जिस एयरबेस पर हमला किया वो यूक्रेन की सीमा से 4300 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रक इन ड्रोन्स को यूक्रेन की सीमा से रशिया के इस एयरबेस पर लाया होगा उसे वहां पहुंचने में कम से कम 3 से 7 दिन तो जरूर लगे होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी इतने दिनों तक ये ड्रोन्स रशिया में एक ट्रक के अंदर रहे और इस ट्रक का ड्राइवर भी इन्हें कितनी आसानी से रशिया के सबसे संवेदनशील एयरबेस के बहुत निकट तक लेकर पहुंच गया। आज सवाल यह है कि रशिया की खुफिया एजेंसियों को कैसे इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। यूक्रेन का दावा है कि पहले उसने इन ट्रकों की मदद से रशिया के अलग अलग एयरबेसेस के बहुत पास तक इन ड्रोन्स को तैनात किया। इसके बाद उसी इलाके में मौजूद 1 या 2 ड्रोन ऑपरेटर्स ने रिमोट कंट्रोल की मदद से उन लकड़ी के केबिन्स का ढक्कन हटाया जिनमें ये ड्रोन्स मौजूद थे और फिर इन्हीं ऑपरेटर्स ने इन ड्रोन्स को रशिया के एयरबेसेस पर हमला करने के लिए लॉन्च कर दिया। और ऐसा दावा है कि उसके 4 एयरबेसेस पर खड़े 41 विमानों को नष्ट कर दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की मदद से तस्वीरें बनाई हैं, इसलिए ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं जो आपको एक अंदाजा दे रही हैं कि यह हमला कैसे हुआ होगा। तो ये तस्वीरें असली नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन्हें क्रिएट किया है आपके लिए ताकि आपको एक हम अलग प्रकार का अनुभव दे सकें कि यह हमला किस प्रकार हुआ होगा। और आप देखिए अपनी स्क्रीन पर यह हमला कुछ इस प्रकार का होगा। ये एक सांकेतिक वीडियो है जो AI ने बनाया है हमारे लिए और ताकि हम आपको ठीक से समझा सकें कि ये हमले कैसे हुए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रशिया का S-400 या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन हमलों को रोक क्यों नहीं पाया, तो उसका कारण यह है कि यह हमला सही मायनों में हवा से हुआ ही नहीं था। रोकते कैसे? यह हमला तस्करी की मदद से हुआ है, स्मगलिंग की मदद से हुआ है, जिसमें ड्रोन्स की एक पूरी की पूरी खेप पहले रशिया की सीमा के अलग अलग सीमा में घुसी, उसके बाद रशिया के अलग अलग एयर बेसेस के पास ये ड्रोन लाए गए और बाद में यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स ने रिमोट कंट्रोल से इन ड्रोन्स को कंट्रोल करके रशिया की हवाई पट्टियों को और उस पर खड़े विमानों को उड़ा दिया। हमने यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियोस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस हमले का ये वीडियो बनाया है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यह पूरा हमला कैसे हुआ।
तो ये जो AI जनरेटेड वीडियोस हैं, इनका अनुभव हम आगे भी आपको नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, AI का इस्तेमाल करके आगे भी हम आपको इस प्रकार समझाने के लिए इस तरह के वीडियोस का उपयोग करते रहेंगे, ताकि आपका जो टीवी देखने का अनुभव है, आपका न्यूज़ को देखने का और समझने का जो अनुभव है, वो एक नया अनुभव अब आपको मिले। यूक्रेन का कहना है कि उसने इस हमले में 117 FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। FPV ड्रोन्स का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन व्यू, और इन्हें कामिकाजे ड्रोन्स भी कहा जाता है या सुइसाइड ड्रोन्स भी इन्हें कहा जाता है। जैसे वीडियो बनाने वाले जो सामान्य ड्रोन्स होते हैं, जिनसे वीडियोस बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा इन ड्रोन्स को भी कोई ना कोई नीचे से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करता है। उसी तरीके से इन ड्रोन्स को भी एक ऑपरेटर द्वारा रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जाता है, और इन ऑपरेटर्स का इन ड्रोन से 20 किलोमीटर के दायरे में रहना आवश्यक होता है। 20 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर इनका ऑपरेटर है तो वो रिमोट कंट्रोल से इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यूक्रेन ने ना सिर्फ इन ड्रोन्स को रशिया में उसके एयर बेसिस तक पहुंचाया, बल्कि इनके ऑपरेटर्स भी इस हमले के दौरान वहीं कहीं बहुत पास 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद रहे होंगे। ये कितनी बड़ी बात है। ना सिर्फ ड्रोन पहुंचे, बल्कि ड्रोन को संचालित करने वाले ऑपरेटर्स भी वहीं पर थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके सारे ऑपरेटर्स हमले के बाद सुरक्षित वापस यूक्रेन लौट आए हैं, और उन्होंने इस हमले को एक खास नाम दिया है, और वो है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर्स वेब का हिंदी में मतलब होता है मकड़ी का जाल। जिस प्रकार से मकड़ी बहुत ही सटीक तरीके से एक जाल बुनती है, और ये जाल ऐसा होता है कि उसमें फंसा कोई भी कीड़ा भाग ना सके, ठीक वैसे ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन ने भी रशिया को एक जाल बनाकर उसमें फंसा लिया, और रशिया पर इतना बड़ा हमला उन्होंने कर दिया। Блискуча операція проведена. На території ворога виключно. І відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в 3 часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і 6 місяців тому, працюють та забирають у росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу. दुनिया भर के देश इसे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की एक बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं, और इस हमले को लेकर 90% से ज्यादा जानकारियां असल में पश्चिमी मीडिया या यूक्रेन की तरफ से आ रही हैं। ये इसमें एक पेच है जिसको लेकर आपको सावधान रहना है। और इस पूरे मामले पर रशिया क्या कह रहा है, इसका जिक्र दुनिया के मीडिया में इस समय सबसे कम है। यानी रशिया का जो पक्ष है वो अभी किसी के सामने नहीं आया है। यूक्रेन का पक्ष सब जगह चल रहा है। जैसे यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रशिया के 41 विमानों को नष्ट किया है, लड़ाकू विमानों को, बॉम्बर्स को, और रशिया को इस हमले में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में हो गया। जबकि रशिया का कहना है कि यह हमला हुआ तो है, लेकिन इसमें उसे बहुत कम नुकसान हुआ है, जितना बताया जा रहा है उतना नहीं हुआ है, और यूक्रेन के दावे सही नहीं है, यह रशिया का कहना है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसके सारे ड्रोन ऑपरेटर्स सुरक्षित वापस लौट आए हैं, लेकिन रशिया ने कहा है कि उसने इन ड्रोन ऑपरेटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन ने रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर विमान, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान और एयरबॉर्न कमांड सिस्टम को, एयरबॉर्न कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया है। इनमें भी जो एयरबॉर्न कमांड सेंटर है, जिसे A50 कहा जाता है, इसकी अनुमानित कीमत 3,000 करोड़ रुपए है, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। न्यूक्लियर बॉम्बर विमान को Tu-95 कहते हैं, जिसकी अनुमानित कीमत एक विमान की 430 करोड़ रुपए है, और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान को Tu-22M कहते हैं, जिसकी अनुमानित कीमत है
600 करोड़ रुपए एक विमान की। यह दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर विमान है जिन्हें यूक्रेन ने नष्ट करने का दावा किया है, लेकिन रशिया ने अब तक आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। इस हमले से जुड़ी 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनकी सेना ने यह हमला 1.5 साल की योजना और 1.5 साल की तैयारी के बाद किया है, और इससे पता चलता है कि यूक्रेन शांति वार्ता के साथ साथ इस हमले की योजना भी बना रहा था। आज भी तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल और रशिया के प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, और दोनों देशों ने यह तय किया है कि वो अपने 1,000 युद्ध बंदियों को छोड़ देंगे। और यह पहली बार नहीं होगा, पिछले हफ्ते भी दोनों देशों ने एक दूसरे के युद्धबंदी सैनिकों को रिहा किया था। तो आज भी जो शांति समझौते के लिए बातचीत हुई है दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच, ये अभी समाप्त हुई है, और इसमें बस इतना ही तय हुआ कि हम अभी कुछ और युद्धबंदियों को छोड़ देंगे एक दूसरे के। दूसरी बात, इस हमले में रशिया के भी कुछ लोगों पर यूक्रेन की मदद करने का आरोप लग रहा है, और रशिया ने भी कहा है कि वो इस हमले का बदला तो लेगा ही, साथ साथ उन लोगों को भी ऐसी सजा देगा जिन्होंने रशिया का यह अपमान किया है कि वो हमेशा याद रखेंगे। ये रशिया ने कहा है, यानी रशिया के अंदर भी कुछ गद्दार हो सकते हैं। और तीसरा, इससे पहले रशिया जब भी यूक्रेन पर इस तरह के हमले करता था तो उस पर हमेशा पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंध लगाते थे। पूरी दुनिया में रशिया की आलोचना होती थी। रशिया को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग कर दिया जाता था, और रशिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में नए नए प्रस्ताव पेश किए जाते थे। लेकिन अब जब यूक्रेन ने यह हमला किया है तो उसके लिए यूक्रेन की कोई आलोचना नहीं हो रही, बल्कि यूक्रेन के हमले को इस प्रकार से पेश किया जा रहा है जैसे उसने इस बार रशिया को हरा ही दिया हो। Was die innerpolnische Stimmung angeht, da steht mir kein Urteil zu. Wir nehmen das zur Kenntnis, wir nehmen das wahr, und wir hoffen, dass, wenn der Wahlkampf jetzt vorbei ist, auch wieder ein bisschen Gelassenheit und Vernunft einzieht und die deutsche, der Blick auf Deutschland wieder an Sachthemen gemessen wird und in eine ruhigere Beobachtung hineinkommt. इस हमले से यह भी पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज के दौर में ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम करके आंकना एक बहुत बड़ी गलती है। असल में रशिया के पास ऐसे रेडार थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं, जो दुश्मन की हर चाल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस हमले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हथियारों को नाकाम कर दिया, पीछे छोड़ दिया, और रशिया यही सोचता रह गया कि एयर स्ट्राइक एयर स्पेस से होगी, हवा से होगी, जबकि यूक्रेन ने तस्करी के जरिए अपने ड्रोन्स रशिया में भेज दिए और इतना बड़ा हमला कर दिया। तो इंसानी जो दिमाग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारी पड़ गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ये बड़े बड़े रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब धरे के धरे रह गए। इस हमले में यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए एक ड्रोन की कीमत आप जानते हैं कितनी है? एक ड्रोन की कीमत लगभग 40,000 रुपए है। सिर्फ 40,000 रुपए का ड्रोन था, और इस हिसाब से 117 ड्रोन्स को इस्तेमाल करने का टोटल जो खर्च आया होगा यूक्रेन का, वो है लगभग 47 लाख रुपए। यानी पूरे हमले की जो कॉस्ट, अगर आप एक तरीके से अगर ड्रोन की कीमत निकालें तो 47 लाख रुपए के आसपास के सारे ड्रोन इस्तेमाल हुए। ये जो पैसा है ये टेस्ला की एक औसत इलेक्ट्रिक कार से भी कम है। मतलब इतने पैसे में आपको एक टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार मिल जाएगी, उससे भी कम पैसा इसमें लगा है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस के कारण आज यूक्रेन 47 लाख रुपए के ड्रोन से रशिया के 60,000 करोड़ रुपए के विमान और एयर बेसिस को नष्ट करने का दावा कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सीख भी है। इस हमले को एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक नया चरण माना जा रहा है। यह वो युद्ध प्रणाली होती है जिसमें एक तरफ एक ताकतवर देश होता है, एक ताकतवर सेना होती है जिसके पास बड़ी सेना, बड़ी अर्थव्यवस्था, महंगे और एक से एक आधुनिक हथियार है, और दूसरी तरफ एक छोटा देश है
जिसके पास ना तो बड़ी सेना है, ना बड़ी अर्थव्यवस्था होती है और ना ही आधुनिक हथियार इस सेना के पास है। ऐसे कम शक्तिशाली देश जब अपने से कहीं मजबूत देश से युद्ध लड़ते हैं तो वो अलग अलग तरीकों का सहारा लेते हैं और दुश्मन को अपनी नई नई रणनीति से चौंकाते हैं। और यूक्रेन ने भी ऐसा ही किया है। हमेशा याद रखिए, जब एक छोटी सेना और बड़ी सेना के बीच युद्ध होता है तो शुरुआती चरण में कई बार ऐसा होता है जब बड़ी सेना को ज्यादा नुकसान होता है। बड़ी बात यह है कि फरवरी 2022 में, याद करिए 2022 के फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। फरवरी 2022 में जब यह युद्ध शुरू हुआ था, उस समय ऐसा अनुमान लगा रहे थे दुनिया भर के एक्सपर्ट और खुद रशिया यह कह रहा था कि रशिया की सेना यूक्रेन की सेना को 1 हफ्ते के अंदर इस युद्ध में हरा देगी। 1 हफ्ता लगेगा रशिया को। लेकिन आज इस युद्ध को 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब भी ये दोनों देश युद्ध लड़ते जा रहे हैं। हालांकि दोनों देशों की हालत खराब है। अब तक इसमें न जाने कितने लाखों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं दोनों देशों के। दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो ब्लीड कर रही है, यानी बहुत कमजोर हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। न जाने कितना बड़ा नुकसान दोनों का हो चुका है, फिर भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से बहुत मदद मिली है, वरना रशिया इतना समय नहीं लेता। पिछले 3 वर्षों में यूक्रेन को पश्चिमी देशों से 32,68,000 करोड़ रुपए के हथियार और आर्थिक मदद मिल चुकी है। सोचिए, 32 लाख करोड़, या फिर ये इतने पैसे या तो मिल चुके हैं या ये मिलने वाले हैं, टोटल एस्टिमेट है। जबकि रशिया पर सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और इसकी वजह से उसे अपना कच्चा तेल भी बहुत सस्ती कीमतों पर बाजार में बेचना पड़ा है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि रशिया के पास अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे मजबूत और बड़ी सेना है। रशिया की सेना पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आती है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रशिया है। जबकि यूक्रेन की सेना पूरी दुनिया में 20वें नंबर की सेना मानी जाती है। तो ये जो युद्ध है, ये दूसरी सबसे बड़ी सेना और 20वीं सबसे बड़ी सेना के बीच में है। और फिर भी ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना 3 साल तक इस सेना को नहीं हरा पाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन उनकी खुद की निगरानी में हुआ है और उनका यह भी कहना है कि इनमें एक स्ट्राइक तो ऐसी जगह से हुई जहां से रशिया की खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का दफ्तर बहुत ही करीब है। अब दिलचस्प बात यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजनीति में आने से पहले सोवियत संघ की मशहूर खुफिया एजेंसी केजीबी के एक बहुत सफल जासूस रह चुके हैं। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की राजनीति में आने से पहले एक कॉमेडियन हुआ करते थे, एक एक्टर हुआ करते थे, जिन्हें एक टीवी सीरीज ने बहुत लोकप्रिय बना दिया था और इस टीवी सीरीज का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। इस टीवी सीरीज में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक हिस्ट्री टीचर की भूमिका में थे जो बाद में एक राष्ट्रपति बन जाते हैं और असल जिंदगी में भी उनके साथ बिल्कुल यही हुआ और उन्होंने इसी टीवी सीरीज के नाम पर अपनी पार्टी बनाई और चुनाव जीतकर वर्ष 2019 में एक कॉमेडियन से यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सिर्फ 6 साल से राजनीति में है, जबकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले 25 वर्षों से रशिया के सबसे बड़े नेता हैं, जिनमें वो 4 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन 72 साल के हैं और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 47 साल के हैं और वो पुतिन से 25 साल छोटे हैं और उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं, देश चलाने का कोई अनुभव नहीं, युद्ध का कोई अनुभव नहीं, हथियारों का कोई अनुभव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का कोई अनुभव नहीं। यहां आपको यह भी समझना होगा कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध भारत और पाकिस्तान के युद्ध से अलग है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, जबकि रशिया और यूक्रेन में रशिया तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है और रशिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, 4380। लेकिन यूक्रेन के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। फिर भी वो रशिया से लगातार युद्ध लड़ रहा है और उसके नए हमले से ऐसा लगता है कि यूक्रेन को रशिया के परमाणु हथियारों का कोई डर है ही नहीं। और रशिया भी ये सारे परमाणु हथियार होते हुए भी, हथियार तो हैं उसके पास 4500 के आसपास, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सिर्फ डराने के लिए हैं और उससे भी यूक्रेन डर नहीं रहा।
इससे आप समझ सकते हैं कि रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति तो बन गया, लेकिन इस युद्ध में ये परमाणु हथियार उसके किसी काम नहीं आए, क्योंकि वो इनका इस्तेमाल तो कर नहीं सकता, लेकिन इन हथियारों से वो अपने दुश्मन को डरा भी नहीं पा रहा। दूसरा, यहां यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या रशिया के साथ विश्वासघात हुआ है, गद्दारी हुई है, और क्या अमेरिका ने इस हमले में यूक्रेन की मदद की है। असल में वर्ष 2010 में रशिया और अमेरिका के बीच एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था, जिसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी कहते हैं। और इस संधि के तहत दुनिया की सबसे बड़ी दो परमाणु शक्तियां यानी अमेरिका और रशिया के बीच ये समझौता हुआ कि वो दोनों अपने परमाणु हथियारों को लेकर पूरी पारदर्शिता रखेंगे और अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को ऐसे एयर बेसिस पर तैनात करेंगे जहां से दोनों देश एक दूसरे की सैटेलाइट से उन न्यूक्लियर बॉम्बर्स की पूरी निगरानी कर सकें, और उन्हें खुले में पार्क किया जाएगा। और इन परमाणु हथियारों से दोनों देशों का इसका कारण यह था कि दोनों को कोई खतरा ना हो, दोनों देशों को यह पता रहे कि किस देश में परमाणु हथियारों को लेकर क्या चल रहा है, कहां पर ये रखे गए हैं, न्यूक्लियर बॉम्बर्स कहां पर पार्क्ड हैं। और इसी संधि के तहत रशिया ने एक निर्धारित स्थान पर अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को पार्क किया था, और जब न्यूक्लियर बॉम्बर्स को रशिया ने यहां पर पार्क किया, जब इनको खड़ा वहां पर किया हुआ था, तो वहां से अमेरिका के सैटेलाइट्स उन्हें देख सकते थे। लेकिन अब यूक्रेन ने इसी लोकेशन का फायदा उठाकर इन न्यूक्लियर बॉम्बर्स पर हमला कर दिया। यहां यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विमान नष्ट हुए वो सोवियत संघ के जमाने के थे, और रशिया ने अब इन विमानों का निर्माण बंद कर दिया है। यानी अब रशिया इन विमानों को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वैसे भी ये पुराने विमान हो चुके हैं। और आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब तक इस हमले पर कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया है, और वो इस हमले के बाद भी बिल्कुल निश्चिंत होकर इस तरह से अपने रोज के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं जैसे रशिया में कुछ हुआ ही ना हो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आज ही की हैं, जिनमें राष्ट्रपति पुतिन ने बच्चों के अधिकारों को लेकर रशिया की प्रेसिडेंशियल कमिश्नर से बातचीत की, और उनके चेहरे के हाव भाव जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि पश्चिमी मीडिया यूक्रेन के हमलों को जितना सफल मान रहा है वैसा ही रशिया भी मानता है। तो इस हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन अपनी रेगुलर बैठक कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं। रशिया का कहना है कि हमला तो हुआ है, लेकिन इसमें उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस हमले के बाद होगा क्या, और रशिया अब क्या करेगा। तो कुछ विकल्प हैं रशिया के पास। जैसे पहला विकल्प ये कि इस युद्ध का रुकना अब बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरा, ये युद्ध अब और ज्यादा फैल सकता है, और रशिया यूक्रेन में हमले बढ़ाने के साथ साथ नेटो देशों से भी अपना संघर्ष बढ़ा सकता है, क्योंकि रशिया इसका कारण यह है कि यूक्रेन को सारी मदद असल में पीछे से नेटो देशों से मिल रही है। तीसरा, रशिया के न्यूक्लियर विमानों पर हमला हुआ है, इसलिए वो जवाब में न्यूक्लियर हमला करने के बारे में भी अब सोच सकता है, हालांकि अभी ये असंभव सी बात लगती है। और चौथा, रशिया अब यूक्रेन पर खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकती है। यानी अब बड़ी मिसाइल से हमले शुरू कर सकता है रशिया, और ये मिसाइल आज तक इस्तेमाल नहीं हुई है, लेकिन अब ऐसी आशंका है कि रशिया इस मिसाइल को अपने बेड़े से बाहर निकाल सकता है, और अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो यह युद्ध फिर एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, कई देशों को यह युद्ध अपनी चपेट में ले सकता है। तो रशिया इस बात को समझ गया है कि यूक्रेन अकेला नहीं है, यूक्रेन के पीछे नेटो देश हैं। ये सारे हथियार, ये सारा पैसा उसे पीछे कहीं और से मिल रहा है। हमारी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है। जब हम पाकिस्तान से लड़ते हैं तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान से अकेले नहीं लड़ रहे, असल में पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। हम जब पाकिस्तान से लड़ते हैं तो हम चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ रहे होते हैं। हम जानते हैं चीन के पास कितने हथियार हैं, और पाकिस्तान जो इस्तेमाल कर रहा है ये सारे हथियार कहाँ से आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं। इसलिए हमारी भी स्थिति ऐसी है कि जब हम पाकिस्तान से लड़ते हैं तब भी एक तरीके से हम चीन से ही लड़ रहे हैं, और जब हम सीधे चीन से लड़ते हैं तब तो चीन से लड़ ही रहे हैं,
और चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी अपना फ्रंट खोल देता है। एक जमाने में जब किसी देश के पास परमाणु हथियार हुआ करते थे तो उसके लिए यह कहा जाता था कि उस देश पर कभी कोई देश हमला करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उस वक्त अंग्रेजी में परमाणु हथियारों को द अल्टीमेट गारंटर ऑफ सिक्योरिटी कहा जाता था, यानी आपकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी यह है कि आपके पास परमाणु हथियार हैं और कोई भी देश इतनी हिम्मत नहीं जुटाएगा कि आपके ऊपर हमला करे। सद्दाम हुसैन से लेकर मोहम्मद गद्दाफी तक कई तानाशाहों ने यही सोचकर परमाणु हथियार विकसित करने की भरपूर कोशिश की कि एक बार अगर उनके पास परमाणु हथियार आ गया तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें सीधे चुनौती नहीं दे पाएगी। और पाकिस्तान भी यही सोचता था और इसीलिए उसने वर्ष 1965 और 1971 के युद्ध में भारत से मिली करारी हार के बाद अपनी पूरी ताकत परमाणु हथियारों को विकसित करने में लगा दी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ये कहते थे कि उनका देश घास और पत्ते खा लेगा लेकिन वो पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाकर रहेंगे, यानी वो अपना सारा पैसा परमाणु बम बनाने में लगा देंगे, चाहे उनके देश को घास फूस खानी पड़े, पत्ते खाने पड़े, घास खानी पड़े। और बाद में ये बात सच साबित हुई। आज पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश तो है लेकिन वहां लोगों को आटे के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। गरीबी बढ़ गई है, सरकार को भी IMF और अलग अलग देशों से बार बार उधार मांगना पड़ता है, लोन मांगना पड़ता है। और कारण यह है कि सारा पैसा उन्होंने परमाणु हथियार बनाने में लगा दिया। आज पाकिस्तान के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना ज्यादा बड़ी है, लेकिन परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में भारत और पाकिस्तान लगभग बराबर है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास 172 हैं। वर्ष 1998 में जब भारत ने मई के महीने में पोखरण में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया, उस समय इसके 2 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान ने भी अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कर लिया। जब भारत ने परमाणु हथियार बनाए तो हमने यही कहा कि ये हथियार सिर्फ आत्मरक्षा के लिए होंगे और भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाया कि हम कभी भी पहले इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत कभी भी परमाणु हमले की पहल खुद नहीं करेगा, ये हमने बताया। लेकिन पाकिस्तान ने भारत से इस नफरत के कारण परमाणु हथियार बनाए और वो पहले दिन से ये कहता रहा कि उसने ये परमाणु हथियार चौराहे पर सजाने के लिए नहीं बनाए हैं, एक ना एक दिन इन्हें चला भी देगा। 1998 में जब पाकिस्तान ने परमाणु हथियार विकसित किए तब उसे यही लगा कि चाहे भारत उससे कितना भी बड़ा देश हो, लेकिन परमाणु हथियारों ने दक्षिण एशिया में इन दोनों देशों के बीच एक बराबरी का संतुलन बना दिया है और पाकिस्तान भारत की बराबरी पर आने की कोशिश करने लगा। और दुनिया ने भी कई बार ऐसी ही गलती की कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा देना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, परमाणु संपन्न देश हैं। और लोगों ने ये दुनिया में धारणा बनानी शुरू कर दी कि भारत और पाकिस्तान की सेना भी लगभग बराबरी पर है। इसका पहला उदाहरण सिर्फ 1998 में जब यह परमाणु परीक्षण हुआ, पहला उदाहरण सिर्फ 1 साल के बाद ही वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में दिखाई दिया, जब भारत ने कारगिल में पाकिस्तान को हराया तो सही, लेकिन हम पाकिस्तान की सीमा में दाखिल नहीं हुए। तब भी ऐसे मौके पर भी हमने पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने का फैसला नहीं किया और यह एक लिमिटेड वॉर था जो कारगिल तक ही सीमित था, यानी एक छोटी पॉकेट में हम उससे लड़ते रहे। इसके बाद वर्ष 2001 में पाकिस्तान की जुर्रत और बढ़ गई और उसने भारत की संसद भवन पर आतंकवादी हमला करवाया और 2000 के दशक में ही मुंबई और दिल्ली समेत कई शहरों में, आपको याद होगा, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। फिर वर्ष 2008 में मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन भारत ने इन हमलों का जवाब देने में एक बार फिर से एक झिझक दिखाई और पाकिस्तान में घुसकर तब भी इनमें से किसी हमले का जवाब हमने नहीं दिया। हर बार हम कुछ सोचकर रुक जाते थे, अपनी सेना को मोबिलाइज भी कर देते थे, सीमा पर भी ले जाकर खड़ा कर देते थे, तैयारी पूरी कर लेते थे, लेकिन उसके बाद अगला कदम हम कभी नहीं उठा पाए और हमने कभी भी पाकिस्तान पर हमला करने के बारे में इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। शायद यही सोचकर कि 2 परमाणु संपन्न देश हैं और यहां पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो काम कर रही थी। वो लगातार भारत को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही थी, लगातार भारत को संयम से काम लेने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन वर्ष 2016 में
उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर ब्लफ को तोड़ा और इसके बाद जितने भी हमले हुए, भारत ने एक कदम आगे जाकर ही कार्रवाई की है। उरी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो सिर्फ पीओके तक सीमित थी, तो पहले हम पीओके में घुसे। पुलवामा हमले के बाद हमने एयर स्ट्राइक की और हमारी वायुसेना पाकिस्तान में पीओके से भी आगे चली गई। हमने बालाकोट पर हमला किया और अंदर घुसे। और इस बार पहलगाम हमले के बाद हमने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान के एयर बेसिस तक हम पहुंच गए और हमने ये स्पष्ट कर दिया उसे कि अब उसके परमाणु हथियारों की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये अब तक सफल रहा है 2016 तक। उसके बाद भी उसे लगातार ये गलतफहमी रही कि हम परमाणु बम होने के कारण भारत को हमेशा बड़ा हमला करने से रोकते रहेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं अब वो भारत को और ज्यादा नहीं डराते। इसलिए पाकिस्तान को अब कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। उसका ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है जो लगातार खेलता आ रहा है हमारे साथ, ये समाप्त हो गया। अब इसे आप भारत का न्यू नॉर्मल भी कह सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर जो मेंटल ब्लॉक हमारे दिमाग में था वो अब टूट चुका है, वो डर समाप्त हो चुका है। अब हमारा आपसे एक सवाल ये है कि क्या यूक्रेन और रशिया के युद्ध में यूक्रेन को इसलिए विजयी मान लिया जाए क्योंकि उसने रशिया के 60 विमानों को, 40 विमानों को या जितने भी विमान हैं उन्हें नुकसान पहुंचा दिया है, क्योंकि कल इतना बड़ा हमला हुआ है। तो क्या अब यूक्रेन रशिया से जीत गया? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के एक बयान को आजकल अपने देश में तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और हमारे विपक्षी नेता और एक खास लॉबी अपनी पूरी ताकत ये पता लगाने में लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 6 विमान गिराए थे या नहीं। पूरी सुई एक चीज पर अटकी हुई है कि भारत के 6 विमान गिरे या नहीं। और जैसे ही कहीं से भी कोई भी एक ऐसी कोई चीज मिलती है वो उस पर लपकते हैं और एक प्रकार से कहते हैं कि देखिए हमें पता चल गया कि विमान गिरे थे। और अब इसी मुद्दे पर भारत में जबरदस्त राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस युद्ध की सारी जानकारी देने के लिए सरकार को संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। और कुछ विपक्षी नेता ये भी पूछ रहे हैं कि सरकार को नुकसान के बारे में बताने में इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए हमारे विपक्ष के नेताओं से कि उन्हें भारतीय सेना को हुए नुकसान में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है, उन्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है कि अभी तो ये युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर कुछ दिनों के लिए थमा है, लेकिन हमारे विपक्षी नेता थमने को तैयार नहीं है, बेताब हैं, इंतजार करने को तैयार नहीं है। और उन्हें अभी के अभी ये जानना है कि भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान को कितना हुआ ये नहीं, भारत को कितना नुकसान हुआ है, हमारे नेताओं को ये जानना है। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या कहा? आई एम नॉट गोइंग इनटू नंबर्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इट फेल डाउन, व्हाई इट फेल डाउन। ये चिंता का विषय है ना, और वो चिंता उनकी व्यक्तिगत नहीं है, देश के सामरिक महत्व से संबंधित सामूहिक चिंता है। और इसको सोशल मीडिया पे बहस का विषय नहीं बनाना चाहिए, यह मीडिया में बहस का विषय नहीं होना। अरे मैच्योर डेमोक्रेसी है, 100 दफा दोहरा चुका हूं। संसद बैठेगी, खुल करके बातचीत होगी। कभी भी कोई अगर नुकसान होता है ना, तो उसको इस नजरिए से हम नहीं देखते हैं कि इस बीजेपी सरकार में, नहीं, देश का नुकसान है। तो हमारे देश के विपक्षी नेता यही जानने में पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इस युद्ध में भारत को कितना नुकसान हुआ। लेकिन हमारा सवाल आज सबसे ये है कि विपक्षी नेता नुकसान जानकर आखिर करेंगे क्या, नुकसान जानकर क्या साबित करना चाहते हैं।
क्या वो ये बताना चाहते हैं कि अगर नुकसान हुआ है तो भारत इस युद्ध में पाकिस्तान से हार गया, भारत इस युद्ध में पाकिस्तान से जीता ही नहीं? क्या इसके बाद वो ये साबित करेंगे? मंशा क्या है? और क्या ये साबित करके ये विपक्षी नेता अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं या कोई और मंशा है इनकी? आप पाकिस्तान को देखिए, जिसके 300 से ज्यादा ड्रोन्स, कितनी सारी मिसाइल्स, 11 एयरबेस और पाकिस्तान में ही चीन का एक एयर डिफेंस सिस्टम हमने नष्ट कर दिया। लेकिन ना तो पाकिस्तान ने इस नुकसान को स्वीकार किया है खुलकर, ना ही वहां के विपक्षी नेताओं ने इस नुकसान को खोद कर निकालने की कोशिश की है। यह भी तब हुआ जब पश्चिमी मीडिया सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह बता रहा है कि पाकिस्तान को इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान हुआ है और भारत को इस युद्ध में बहुत बढ़त मिली है। लेकिन फिर भी हमारे देश के विपक्षी नेता इस बात को भी समझना नहीं चाहते। युद्ध असल में टेनिस के मैच की तरह होता है, जिसमें कई सेट हारने के बाद भी आप अल्टीमेटली मैच जीत सकते हैं। क्रिकेट के मैच की तरह भी आप ले सकते हैं कि आपके शुरुआत में कई बार ऐसा होता है जब आपके कई विकेट गिर जाते हैं, पहला विकेट, दूसरा विकेट, 4, 5, 6 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप आखिर में मैच जीत जाते हैं। जब आप मैच जीतते हैं, आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाते हैं, चाहे आपके 8 विकेट गिरे, तो बाद में क्या याद रखा जाता है? आप जीते या हारे, या फिर यह याद रखा जाता है कि आपके विकेट कितने गिरे। इस युद्ध में भी भारत ने एक सेट छोड़कर पूरा मैच जीता और हम पाकिस्तान पर लगातार हावी रहे। हो सकता है हमारे 1 या 2 विकेट गिर गए, लेकिन मैच को जब आप टोटलिटी में देखेंगे तो यही देखा जाता है कि मैच किसने जीता। और जैसा कि बार बार हमारी सेना कहती है कि जब युद्ध हुआ है तो नुकसान तो होगा ही। फिर भी विपक्षी नेता इस बात को समझना नहीं चाहते। आपने अक्सर कई फिल्में देखी होंगी जिनमें हीरो जख्मी होने के बाद भी विलेन को अंत में, क्लाइमैक्स में खत्म कर देता है और अंत में जीत होती है हीरो की। जख्मी होने के लिए हम कभी ये नहीं कहते कि वो हीरो हार गया, बल्कि हम हीरो की जीत को ही देखते हैं और इस युद्ध में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि कुछ नेता ऐसी मांग करने लगते हैं जिससे असल में पाकिस्तान को ही फायदा हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने अपनी टैक्टिकल गलतियों को सुधारने की बात को स्वीकार किया है, इस युद्ध में जीत सुनिश्चित की, जिससे यह पता चलता है कि भारत सच को स्वीकार करना जानता है और हम पाकिस्तान की तरह झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम बड़ा देश है, हमारी एक बड़ी सेना है और यह जिम्मेदार सेना है जो नियमों के हिसाब से लड़ती है। आज कांग्रेस पार्टी को 1971 का युद्ध याद करना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 112 लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का दावा किया था। 112 विमान। लेकिन फिर भी यह युद्ध भारत ने ही जीता था। लेकिन इस नुकसान को नहीं, हमें युद्ध के नतीजों को देखना चाहिए और वो नतीजा यह है कि भारत इस बार भी इस युद्ध को जीता है। अब हम खेल में हार और जीत के बाद के टूटते आदर्शों को डिकोड करेंगे। खेल अनुशासन, संयम और मर्यादा सिखाता है, लेकिन हाल ही में खेल जगत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि संयम और अनुशासन के नियम कई बार टूटते जा रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन, शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हरा दिया। गुकेश दुनिया में 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं और उन्होंने नंबर 1 खिलाड़ी को हराया। और गुकेश से हारने के बाद दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ने अपना आपा खो दिया और जोर से टेबल पर मुक्का मारा, जिससे चेस के मोहरे भी बिखर गए। जरा देखिए। Oh my God! Oh my God! Oh my God! मैग्नस कार्लसन ने बाद में अपने इस व्यवहार के लिए गुकेश से माफी भी मांगी और उन्हें जीत की बधाई भी दी। लेकिन उनका टेबल पर इस तरह से मुक्का मारना ये बताता है कि वो अपना संयम खो बैठे थे, अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। टूर्नामेंट का पहला राउंड भी इन्हीं 2 खिलाड़ियों के बीच खेला गया था, जिसमें 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन ने गुकेश को हरा दिया था। और हार के बाद भी गुकेश ने इस तरह का कोई रिएक्शन तब नहीं दिया था। गुकेश ने 6ठे राउंड में जब मैग्नस कार्लसन को हराया, तब भी उनका व्यवहार बिल्कुल संयमित
और अनुशासित था। खेलों में सिर्फ जीत और हार से चैंपियन नहीं बनते। अनुशासन और संयम वो विशेष गुण हैं जो खिलाड़ी को चैंपियन बनाते हैं। और ऐसी एक और तस्वीर भारत में भी देखने को मिली। आईपीएल के प्लेऑफ राउंड के क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। और इस मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 41 बॉल पर 87 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। और उनकी टीम पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस जैसी स्टार स्टडेड, स्टार प्लेयर्स वाली इतनी बड़ी टीम को हरा दिया। और इस टीम में टीम इंडिया की वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी हैं, इंडिया की T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी हैं, टेस्ट क्रिकेट में पहली रैंकिंग प्राप्त बॉलर जसप्रीत बुमराह भी हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं, जो इतने बड़े ऑलराउंडर माने जाते हैं। लेकिन जीत के बाद भी वो पूरी तरह से काम और कंपोज दिखाई दिए। उन्होंने अपनी जीत को बहुत ही संयमित और अनुशासित तरीके से सेलिब्रेट किया। और यही संयम और अनुशासन एक चैंपियन की असली पहचान है। संयम और अनुशासन की कमी न सिर्फ खिलाड़ियों में देखी जाती है, कई बार दर्शक भी हार को स्वीकार नहीं कर पाते। यूरोपीय देशों में रहने वाले लोगों के बारे में अक्सर हम ये सोचते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वेल कल्चर्ड होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, उनका व्यवहार हमसे बेटर होता है। लेकिन खेलों में जीत हार के बाद ये लोग भी सभ्यता को भूलकर कैसे हिंसक होते हैं, ये आज आप फ्रांस की इस तस्वीर से देखिए। और आज हम फ्रांस और भारत के खेल प्रेमियों के इस टॉलरेंस लेवल को डिकोड करेंगे। पेरिस की सड़कों पर रविवार को यह हिंसा हुई और फ्रांस में खेले गए UEFA चैंपियनशिप में पेरिस सेंट जर्मेन ने इंटर मिलान को 5-0 से हराकर पहली बार यह खिताब जीत लिया। और PSG की जीत के बाद जश्न मनाने के लिए पेरिस की सड़कों पर इकट्ठा हुए फैंस कितने उग्र हो गए, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस दंगे में 2 लोगों की मौत हुई है और 192 लोग इसमें घायल हो गए। हमारे देश में आपको याद होगा, हमने कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हार का सामना किया है। हम वर्ल्ड कप का फाइनल क्रिकेट का अपने देश में हारे हैं और भी कई टूर्नामेंट्स में हमने मैच हारे हैं। अलग अलग, कभी एशियन गेम्स होंगे, बाकी दूसरे टूर्नामेंट में भी कई बार हमारी टीमें हारती हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो या कोई और खेल हो। लेकिन हमारे देश ने ऐसा उग्र प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिलता। IPL में भी अलग अलग टीमें हारती रहती हैं, जीतती रहती हैं, लेकिन ऐसा उग्र प्रदर्शन फैंस का आपको हमारे देश में देखने को नहीं मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक होगा और इसके बाद जल्दी से दोबारा मिलते हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. पापा, घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह, जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया, घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अरे क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया
किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब एक खबर हम आपको मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता से दिखाते हैं, जो कि अभी हाल ही में हैदराबाद में समाप्त हुई है। और मिस थाईलैंड ओपल सुचाता जो है इस टूर्नामेंट को जीत गई हैं और मिस वर्ल्ड बन गई हैं। और भारत के हैदराबाद में हुई इस बार की प्रतियोगिता में जो है ये एक बहुत बड़ी सफलता कहा जाएगा। इस सफल प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। लेकिन यह प्रतियोगिता एक विवाद के लिए भी जानी जाएगी, जब मिस इंग्लैंड इसे बीच में ही छोड़कर चली गई थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें एक वस्तु की तरह महसूस कराया गया और उन्हें स्पॉन्सर्स के साथ टेबल पर बैठाया गया और कहा गया कि इन स्पॉन्सर्स को आपको एंटरटेन करना है। और ये बातें कहकर मिस इंग्लैंड इस टूर्नामेंट को बीच में छोड़कर ही वापस चली गई थी। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सलीना जेटली, जिन्होंने ऑस्ट्रिया से एक वीडियो हमारे लिए बनाकर भेजा है। सलीना जेटली मिस इंडिया रह चुकी हैं और मिस यूनिवर्स की फर्स्ट रनर्स अप भी रह चुकी हैं। और ऑस्ट्रिया से इन्होंने पूरे मसले पर अपना एक वीडियो खास तौर पर आपके लिए बनाकर भेजा है कि वो क्या सोचती हैं इसके बारे में। आप सुनिए। नमस्कार, मैं हूं सलीना जेटली और दूरदर्शन पे सुधीर चौधरी के हिट शो डी कोड पे आज मैं भी करने जा रही हूँ डी कोड ब्यूटी पैजेंट्स को, यानी कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। ये सब आयरॉनिकली ऑपरेशन सिंदूर के आसपास हुआ और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे देश को नीचा दिखाने के लिए, हमारे कल्चर को नीचा दिखाने के लिए। मुझे ये बहुत ही एंटी इंडिया एक्टिविटी लगी। आई एम डिसअपॉइंटेड इन मिस यूके's comments because मेरे हिसाब से she has not understood the platform and what it takes to become a Miss Universe or a Miss World. Exploitation हर प्रोफेशन में होती है, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि एक कंपटीशन को उसके रूल्स से अटेंड करना, उसके रूल्स को फॉलो करना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना by following these rules with grace and etiquette is not exploitation, and I did not experience that at my pageant. मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसे पैजेंट के दौरान किसी गाला डिनर पे या इवेंट पे टू सिट एट द स्पॉन्सर्स टेबल आप अकेले ही नहीं बैठे होते हैं, आपके साथ दूसरे कंटेस्टेंट्स भी होते हैं, पूरे दुनिया की मीडिया मौजूद होती है। आई डोंट थिंक दैट इज एक्सप्लॉयटेशन अगेन, बिकॉज आप जो भी कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, प्रेस के सामने कर रहे हैं। एंड चाहे वो स्पोर्ट इवेंट हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट इवेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट इवेंट हो, स्पॉन्सर्स हर जगह इन्वॉल्व होते हैं एंड स्पॉन्सर्स अपना पैसा लगाते हैं। एंड आपको ये नहीं कहा जाता है कि आपको स्पेशल सर्विस करो, बट दिस इज जस्ट अटेंडिंग अ स्पॉन्सर्स इवेंट। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि
सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो स्पॉन्सर हो, जिनके कारण आज आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत गर्व की बात है उनके साथ मिक्स करना पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने। ऐसा नहीं है कि आपको बोला जा रहा है कि आप उनको अकेले एंटरटेन करो किसी स्ट्रेंज जगह पे जाके। सो दैट इज नॉट एक्सप्लॉयटेशन, दैट्स जस्ट प्रोफेशनलिज्म वंस अगेन। जब आप किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेते हो तो हर कंपटीशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइक एनी अदर जॉब, ये उस जॉब की रिक्वायरमेंट है। एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाके ये नहीं बोलता कि आज मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मैं नाचूंगा या मैं लॉयर का काम करूंगा। इन द सेम वे आप एक इतने बड़े ब्यूटी पैजेंट में आके ये नहीं कह सकते कि मैं इस राउंड के कपड़े नहीं पहनूंगी, लेकिन मैं हम लोग को CPR की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो कि मिस यूके ने किया है एक राउंड के लिए। एंड आई थिंक शायद उनको ये प्लेटफॉर्म ठीक से समझ नहीं आया हो, या वो इस प्लेटफॉर्म का प्रेशर नहीं ले पा रही है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में पार्ट लेना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना, इतने इवेंट्स अटेंड करना, प्रेस के साथ इंटरैक्ट करना, पूरे टाइम मीडिया के सामने रहना, पूरे टाइम ड्रेस्ड रहना, बहुत हाई प्रेशर जॉब है, सबके बस की बात नहीं है। सो इफ यू कैन नॉट हैंडल इट, डोंट पार्टिसिपेट। गिव अ चांस टू समबडी जो कि मेहनत करके आगे आना चाहते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। Crowns are not made of diamonds and pearls. They are made of blood, sweat and tears. It's very hard work. तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और पैसा रखने के लिए बैंक मिलना आसान है, सोना रखने के लिए लॉकर मिलना भी आसान है, लेकिन अपने दिल की बात सुरक्षित रखने के लिए सही इंसान मिलना सबसे मुश्किल काम है। नमस्कार।